नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जोड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात होगी दिल्ली दंगल में दिग्गजों का नामांकन और साथ ही साथ बात यह भी करेंगे कि कितनी मुश्किल में है राहुल गांधी और साथ ही साथ केजरीवाल। राहुल गांधी इसलिए क्योंकि उनके बिगड़े हैं बोल और इस पर भड़की है बीजेपी। क्यों भड़की है बीजेपी, इस पर होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने स्वदेश निर्मित 3 अग्रणी युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागपीर शीर राष्ट्र को किया समर्पित। कहा, विस्तारवाद नहीं विकासवाद भारत की नीति। स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का किया समर्थन। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आज कई दिग्गजों ने किया नामांकन। परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय और रमेश विधूड़ी ने भरा पर्चा, तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भी दाखिल किए अपने नामांकन। कांग्रेस ने दागा सवाल, पूछा कौन है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा। राहुल गांधी के बदले तेवर, कहा मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी। राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, कहा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। पुणे में आयोजित किया गया 77वां भारतीय सेना दिवस। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का किया निरीक्षण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और महाकुंभ में तीसरे दिन भी उत्साह में श्रद्धालु। स्वच्छता बनाए रखने के लिए यूपी सरकार की बड़ी प्लानिंग। 15,000 सफाई कर्मी और 2500 गंगा सेवा दूत 24 घंटे ड्यूटी पर। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के सियासी दंगल में दिग्गजों का नामांकन। आज तमाम तीनों दलों के दिग्गजों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, पर्चे भरे हैं और इसी के साथ सियासत और गर्मा गई है इस ठंड में। दिल्ली में चुनावी संग्राम छिड़ चुका है। तमाम बड़ी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। दिल्ली में जिस एक सीट पर पूरे देश की नजर है वो है नई दिल्ली सीट और नई दिल्ली की इस विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और परवेश वर्मा अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है, तो अरविंद केजरीवाल ने भी अपना नामांकन इस सीट से दाखिल किया है। बीजेपी की ओर से सतीश उपाध्याय और रमेश विधूड़ी जैसे दिग्गजों ने भी अपना नामांकन आज अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दाखिल किया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अपना पर्चा भरा है। कांग्रेस में देवेंद्र यादव समेत कई दिग्गज चेहरों ने भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में पर्चे दाखिल किए हैं। अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा दोनों के बीच चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले ही दोनों के बीच जुबानी जंग जारी है। केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि वर्मा के घर पर रेड डाली जाए क्योंकि वो पैसा बांट रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर काम न करने और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने की बात कह रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब घोटाले में जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने भी मुकदमा चलाने की तैयारी की है। गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। दरअसल पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। ईडी ने शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता और किंग पिन बताया था। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश की थी।
तो अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से यह बात सामने आई थी कि जिसमें अथॉरिटी से परमिशन लेने की बात कही गई थी। अब केजरीवाल ने नामांकन के बाद बीजेपी पर सवाल उठाया। जैसा कि हमने बताया कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपना नामांकन भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने केंद्र में रहते हुए 10 साल में कोई काम नहीं किया, तो 5 साल में वो आगे क्या करेंगे कुछ नहीं पता। उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा कि पार्टी अपना सीएम चेहरा स्पष्ट करे। आप तो बताओ आपका मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन है? आतिशी जी है नहीं, आपने कहा टेम्परेरी हैं, खुद आप बन नहीं सकते, जो हम लोगों ने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो किसको बनाओगे? आप केवल एक आपने पर्दा डाल दिया है, पर्दे में आप भ्रम में रख रहे हो लोगों को कि हम लाएंगे केजरीवाल को लाएंगे किस चीज के लिए? जैसे मैंने कहा और कोई बन नहीं सकता, आप बन नहीं सकते, नाम आप देना नहीं चाहते, तो इस मुगालते में वो सबको रखना चाहते हैं। सवाल उठेगा और सवाल उठने लगा है कि केजरीवाल की पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कौन सीएम कैंडिडेट है। तो वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं किया, ठगी का फल जनता उन्हें इस चुनाव में जरूर देगी। नई दिल्ली विधानसभा में सभी लोगों ने तय किया है, मतदाताओं ने, अरविंद केजरीवाल की जमानत को जब्त कराएंगे। वो यहां पर फाइट में भी नहीं है, तीसरे नंबर पर जाएगा, क्योंकि यहां के गरीब लोगों के साथ में उसने धोखा किया है। यहाँ के झुग्गी बस्ती वालों के साथ में उसने कोई काम नहीं किया है। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में, सारी जनता मेरे साथ में चल रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे जो कंसल्टिंग एडिटर हैं विनोद मिश्रा, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे और आज जिसको कहते हैं कि दिल्ली में नामांकनों की धूम रही और खासतौर पर सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पर्चा भरा है। सबसे दिलचस्प स्थिति जो है वो नई दिल्ली सीट की है, जहां पर दोनों ही दल या बल्कि कहें तीनों ही दल अपने अपने वादे और दावे कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं ये चुनावी लड़ाई? और इसके साथ ही साथ दूसरा प्रश्न हमारा इसी में जुड़ा हुआ है कि कितनी मुश्किल में केजरीवाल, जब उनके खिलाफ गृह मंत्रालय ने परमिशन दे दी है, ये बताया जा रहा है ईडी की जांच की। निखिल, जिस तरह से दिल्ली के दंगल का सियासी पाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं और मतदाताओं के बीच में जाकर जीत का आशीर्वाद मांग रही हैं और लगातार पिछले 10 जनवरी से लेके और 17 जनवरी तक की जो समय सीमा है उसमें अपना नामांकन भी दाखिल कर रहे हैं। और तीनों पार्टियां जो है मुकाबले में त्रिशंकु एक जो कहते हैं फाइट नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सहित पूरी जो आम आदमी पार्टी है और खासकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। नया अपडेट जैसा कि है कि आपको पता है कि अगर नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत जो है उन्होंने यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके आवंटन से लेकर वितरण तक की सारी व्यवस्थाएं थी। और उसके बाद जुलाई 2022 में इसी एक्साइज पॉलिसी को लेकर एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पे जांच की मांग की थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पूरे मामले में उन्होंने ये बताया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं और सीबीआई जांच की मांग करने के बाद, अगर आपको याद होगा, अगस्त 2022 में इस मामले में सीबीआई और ईडी ने 2 अलग अलग केसेस दर्ज किए और उसके बाद जब ये पूरा मामला मीडिया में आया तो आपको याद होगा सितंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने उसी एक्साइज पॉलिसी को बंद कर दिया जो उन्होंने अगस्त 2021 नवंबर 2021 को जो एक्साइज पॉलिसी दिल्ली में लागू की थी। और इसमें एक महत्वपूर्ण तारीख आपको मैं बता दूं, अक्टूबर 2023 से लेके और मार्च 2024, यानी अक्टूबर 2023 से लेके और मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को इस मामले में 9 सम्मन जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आप जांच में शामिल होइए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल लगातार बसते नजर आते हैं और उसके बाद जाके अरविंद केजरीवाल
2 जून 2024 को जाके इस मामले में कोर्ट में सरेंडर करते हैं और लगभग 156 दिन उन्होंने तिहाड़ में बिताए हैं और उसके बाद 13 सितंबर को बाहर आते हैं। लेकिन जो ये ईडी और सीबीआई का मामला है, उनके गले की फांस की हड्डी बनता जा रहा है और जिस वक्त उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल दी जा रही थी, उस वक्त उनकी तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी। उसमें यह कहा गया था कि ये जो मामला ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो पर्याप्त जो परमिशन होती है, जो एमएचए की तरफ से आती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से जो परमिशन आती है, वो ईडी और सीबीआई की तरफ से ली नहीं गई है, लिहाजा इसमें ट्रायल नहीं चल सकता। और मैं आपको निखिल एक बात और बता दूं कि इस मामले में सीबीआई ने पहले ही अथॉरिटी से परमिशन ले ली थी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए पुनर्याचिकाएं कोर्ट में जा चुकी हैं। और एक नया अपडेट जब ये आया कि 5 दिसंबर को सीबीआई ने बाकायदा एलजी विनय सक्सेना को एक पत्र लिखा और उसमें इस मामले की पुनर्याचिका डालकर इस मामले को ट्रायल कोर्ट में ले जाने की बात कही और 11 जनवरी को एलजी विनय सक्सेना ने इस मामले में उन्होंने अपनी संस्तुति दे दी और अब जाके आज की तारीख में जो एमएचए ने अभी जो गृह मंत्रालय का परमिशन है, दरअसल मैं ये समझना चाहता हूं उससे कितनी मुश्किलें बढ़ी हैं अरविंद केजरीवाल की। निखिल देखिए, एमएचए ने जो परमिशन दी है वो आज की तारीख में इनको परमिशन मिल गई है। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि जो मामले, जो पर्याप्त सबूत लगातार सीबीआई और ईडी ये बात कह रही है कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो आपके 3 टॉप लीडर, जिसमें संजय सिंह 181 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 551 दिन जेल में रहे, और इसके अलावा के कविता जो नेक्सस है साउथ वाला, वो जेल में रह के सब बेल पे हैं। तो ये पूरे नेक्सस के खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और ये जेल की सजा काट चुके हैं। लिहाजा इस मामले को ट्रायल कोर्ट में जब जाएगा तो सीबीआई और ईडी अपने पर्याप्त सबूत पेश करेगी, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से घिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह के सबूत सीबीआई और ईडी के पास पहले से हैं। निखिल ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद जी, जिस तरह से ये पूरा मामला आप देख रहे हैं कि ये कानूनी मामला भी एक बार उनका जो ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, शराब, ये जो एक्साइज, ये उनका पीछा छोड़ते नजर नहीं आ रही है और आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल नहीं, उनके शीर्ष नेतृत्व इससे घिरे हुए हैं। अब अगर चुनावों की बात कह दें, मुद्दे क्या हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार पर तो शीश महल से लेकर एक्साइज तक सब पर हमला हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर। निखिल, मुद्दा भी यही है जो अभी अमरिंदर आपको टाइमलाइन बता रहे थे, पूरा क्रोनोलॉजी ही एक तरह से उन्होंने समझाया है जी। उसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी ही सी है कि चूंकि ये अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस बात के लिए एप्लीकेशन डाला था कि ईडी को चार्जशीट फाइल करने का अधिकार ही नहीं है जी, क्योंकि उसने कोई अथॉरिटी से इसकी मंजूरी नहीं ली है, परमिशन नहीं ली है जी। इसी बात को लेके दिल्ली हाईकोर्ट में जब ईडी ने इस बात को रखी, तो वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने रखा था केजरीवाल ने कि उन पे कोई केस नहीं बनता, इसको खारिज किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तब उस बात को दोहराया था कि ईडी को परमिशन लेनी चाहिए इसके चार्जशीट के बाद इसके केस चलाने के लिए। वही परमिशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको होम मिनिस्ट्री से ये परमिशन ईडी को मिल गई है। तो अब ये जो चार्जशीट के बाद जो केस चलाने की जो उनको एक अनुमति है, तो उसके बाद वो आगे केस चलाते रहेंगे। लेकिन सवाल है, मुद्दा भी यही है, जिस मुद्दा को अभी आप संदीप दीक्षित की सुन रहे थे। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल जो चौथे टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर की बात कह रहे हैं कि हमें चीफ मिनिस्टर बनवाओ और हमें चीफ मिनिस्टर के लिए मौका दो, तो ये क्या वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? क्या दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जो उन्हें जो जमानत मिला है, एक शर्तों के साथ बेल मिला, और उस बेल में उनके शर्त यह है कि वो सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल ये है कि केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बन गए, बनने से तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नहीं रोका है, अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो मुख्यमंत्री बन के क्या वो दिल्ली विधानसभा के बाद किसी सेक्रेटेरिएट में जाके फाइल साइन कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं जी। तो यही सवाल प्रवेश वर्मा भी कह रहे हैं कि केजरीवाल सीधे सीधे लोगों को धोखा दे रहे हैं।
जो आज की स्थिति है उस स्थिति में सीधे सीधी बात यही है कि केजरीवाल डबल इंजन की सरकार चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को रखेंगे और पीछे से काम वो खुद करेंगे। तो वो एक बड़ा मुद्दा अब दिल्ली के लोगों को समझना है कि केजरीवाल जो चौथे टर्म के लिए मुख्यमंत्री के बनाने की बात कह रहे हैं, वो चौथे टर्म के लिए लीगली वो कितना सॉलिड पॉइंट है उनका कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। पूरा खेल नैरेटिव का है। केजरीवाल के नैरेटिव में बीजेपी और कांग्रेस का जो नैरेटिव है वो कितना लोगों के बीच में पहुंच पा रहा है या लोगों के बीच में कितना असर दिखा रहा है, ये अभी देखना बाकी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर चुनाव की वोटिंग 5 तारीख को होनी है और तब तक कितना इस बात को दोनों दल बीजेपी और कांग्रेस जनता के बीच ले पाती हैं, किस तरह से इस पर आम आदमी पार्टी रिवर्ट बैक करती, बहुत सारी चीजें इसमें अभी देखनी। बहुत शुक्रिया अमरेंद्र आपका भी और विनोद जी आपका भी। आप थोड़ी देर में हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी के बिगड़े बोल जिस पर भड़की है बीजेपी। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर बीजेपी की भ्रुकुटियां तनी हुई हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे राहुल गांधी के बिगड़े बोल पर। भड़की है बीजेपी। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान ने एक बार फिर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ भी है। कांग्रेस पार्टी के नए भवन का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया है। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रहार किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक कदम और आगे बढ़कर सीधे इंडियन स्टेट के खिलाफ अपनी टिप्पणी दी। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कहना है कि राहुल गांधी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है, वे भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बयान का स्पॉन्सर भारत तोड़ो वाली जॉर्ज सोरोस की इंडस्ट्री को श्रेय जाता है। उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी संस्थाएं काम कर रही हैं या नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र नहीं है। भारत दुनिया में जीवंत परंपरा वाला एकमात्र देश है। हमारी परंपरा में आज भी सिंधु से लेकर सरस्वती नदी के किनारे की सभ्यता की झलक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भड़के राहुल गांधी को भारत को समझना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि राम मंदिर निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में अपनाया जाना चाहिए। तो इसके गूढ़ अर्थ हैं। दरअसल संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत की सच्ची आजादी इसी दिन स्थापित हुई थी। इसके लिए कई शताब्दियों तक प्रचक्र का सामना करना पड़ा था। मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन भारत के स्व को जगाने के लिए शुरू किया गया था, जिसे देश अपने पैरों पर खड़ा हो सके और दुनिया को रास्ता दिखा सके। संघ प्रमुख के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यदि वे इसी तरह के बयान देते रहे तो देश में उनका घूमना फिरना मुश्किल हो जाएगा। उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। दरअसल दिक्कत सोच में है। वोट की सियासत में भारत की अस्मिता और उसकी पहचान पर हुए हमले के सवाल पर भारत के लोगों के स्व आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता है। भारत की पहचान क्या है? कृष्ण से है, राम से है, शिव से है, गंगा से है। क्या इसे सियासत के कारण भुला दिया जाए? क्या अयोध्या की कल्पना राम के बगैर हो सकती है? फिर एक विवादित ढांचे को लेकर वर्षों तक राजनीति क्यों खामोश रही? यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। भारत की एकता का आधार उनकी प्राचीन संस्कृति है। भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है। विविधता में एकता का यह संदेश प्रयागराज में महाकुंभ दे रहा है। कांग्रेस नेता आज प्रयागराज महाकुंभ में जाएं, वहां 3 करोड़ लोग एक दिन में डुबकी लगाते हैं। भारत और उनके सनातन की सभ्यता जाने बगैर मोहन भागवत पर टिप्पणी करना निराधार साबित होगी।
तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आखिर कहा क्या था जिस पर इतना बवाल है? कल उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण के दिन ही भारत की सच्ची आजादी प्राप्त हुई थी, जिसके लिए कई शताब्दियों तक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में भारत के स्व को जगाने का काम किया। पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता थी लेकिन प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ भाजपा या आरएसएस से नहीं है, बल्कि उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से भी है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। That we are fighting a political organization called the BJP. That we are fighting a political organization called the RSS. You have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. We are fighting against the Indian state itself. इसके क्या मायने हैं ये भी समझने की जरूरत है और जरूर सवाल पूछे जाएंगे राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट पर। और इससे पहले भी राहुल गांधी विदेशी धरती पर तमाम देश विरोधी और विवादित बयान दे चुके हैं। BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि वे संविधान नहीं मानते। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वे भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार राहुल गांधी भारत तोड़ो के एजेंडे पर चलते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो खून की दलाली कहते हैं सेना के शौर्य पर। ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती है, पुलवामा और 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालती है। ये वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है जो इलान ओमर, जो भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करना चाहती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सोरोस फंडेड ग्रुप में सोनिया गांधी को को प्रेसिडेंट रखती है, जो कश्मीर को आज़ाद करने की और भारत से अलग करने की बात करता है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा और आरएसएस को लगता है कि आजादी 2014 के दिन ही मिली थी। आरएसएस के मुख्य भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सच है कि मोदी और उन्होंने मिलकर उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, जुड़े हुए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद जी, ये चुनावों के दौरान इस तरह के बोल बिगड़ना हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है, दिल्ली में जितना हीटेड डिबेट
डिबेट, डिस्कशंस हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस दौरान तो बड़ा लाजमी था कि कुछ ना कुछ नेता कहते रहें। लेकिन ये कहना कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है, क्या मायने हैं इसके राहुल गांधी के इस बोल के? लेकिन राहुल गांधी के आज के बयान से तो हम यही कहेंगे कि राहुल गांधी को एक बार आज प्रयागराज कुंभ जाना चाहिए। भारत को जानना हो तो कम से कम एक बार लोग भारत कुंभ जाएं और उस महाकुंभ में देखें उस चीज़ को कि जहां 3 करोड़ लोग, उससे ज़्यादा लोग एक दिन में डुबकी लगा के कैसे चले जाते हैं। संपूर्ण भारत और उसकी सनातन संस्कृति और उसकी पहचान को अगर जानना हो तो आज कुंभ से बड़ा मैसेज कोई भी नहीं है। और राहुल गांधी जब इस तरह के बयान देते हैं तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने किस परिप्रेक्ष्य में बयान दिया है। मोहन भागवत सिर्फ इतनी बात वो कह रहे थे कल कि उन्होंने कहा कि भारत के स्व को जगाने वाला राम मंदिर आंदोलन था। राम मंदिर आंदोलन भारत के स्व को जगाने वाला आंदोलन था, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा जो राम मंदिर की हुई और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो वो भारत की सच्ची आज़ादी थी। इस बात को समझने में राहुल गांधी या तो समझने में फेर करते हैं या कुछ अपना नैरेटिव बनाते हैं, जो आपने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनका सुना। सवाल ये है, क्या राम इस देश की पहचान है? मोहन भागवत कतई नहीं कहते कि ये भारत की आज़ादी, जो राजनीतिक आज़ादी थी, वो 1947 में नहीं मिली। आज़ादी मिली जी, लेकिन भारत की चेतना, भारत की आध्यात्मिक आज़ादी अभी तक राम मंदिर तक संघर्ष ही करता रहा। अपने ऐतिहासिक गौरव, अपनी ऐतिहासिक विरासत, अपनी ऐतिहासिक विचार को लेके भारत का यह संघर्ष किसी से छुपा है क्या? तो राहुल गांधी का ये फ्रस्ट्रेशन कि आप बीजेपी आरएसएस से लड़ते लड़ते सीधे इंडियन स्टेट्स और उसके सोवरेंटी पे आप चैलेंज करते हैं, उसके संप्रभुता पे चुनौती दे रहे हैं। ये संप्रभुता की चुनौती देना राहुल गांधी का, ये आप कह सकते हैं कि आज की तारीख में एक ब्लंडर आप नहीं कहिए, एक सीधे सीधे कहिए अपराध है। राहुल गांधी को पीएम मोदी से दिक्कत हो सकती है, बीजेपी से दिक्कत हो सकती है, आरएसएस से दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंडियन स्टेट से उनकी लड़ाई है। ये एक एलओपी को, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी अपनी एक भूमिका है, और उसके बाद अगर वो इंडियन स्टेट्स को एक तरह से खबरदार करते हैं और लड़ाई लड़ने की बात कहते हैं तो राहुल गांधी एक तरह से इंडियन स्टेट को अपमानित कर रहे हैं। ठीक है। संदीप त्रिपाठी, संप्रभुता पर चुनौती है जब कहते हैं कि इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है, किस तरह से इसको डिफेंड करेंगे? इसके बाद कहने को कुछ बचता है क्या? देश के खिलाफ लड़ाई कोई नेता, और वो भी एलओपी। विनोद जी की ही बात से मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुंभ आकर राहुल जी को जाना चाहिए और सीखना चाहिए, और विनोद जी आग्रह है कि कल की तरीके आज बीच में नहीं टोकेंगे, कल आपने पूरा समय खा डाला था, तो आप जो है उनको जाना चाहिए और वहां से सीखना चाहिए। तो मोदी जी कब गए कुंभ, जो उन्होंने भारत को जान लिया? जरूर बताइएगा। दूसरी बात, अभी बात आई कि आरएसएस के जो है स्वयंसेवक के मुखिया कह रहे हैं, संघ प्रमुख जी, कि भारत के स्व का आंदोलन था, इसलिए जो है। देखिए, पहली बात तो ये सारा विषय हमारे धर्माचार्यों का है, और हमारे धर्माचार्यों ने कहा कि पोंगा पंडित मत बनिए, आपका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो राम भद्राचार्य से लेकर शंकराचार्य से लेकर हमारे सारे धर्म गुरुओं ने कहा कि आप बंद करिए अपना मुंह और ठेकेदार मत बनिए। अब आती है बात कि वो क्या था क्या नहीं था। जरा कुंभ की चर्चा कर रहे हैं, हमने कल भी ये सवाल पूछा था कि भारत का क्या आपको लगता है स्व मर गया था क्या? कुंभ कौन सा वो एक वर्ष बता दीजिए जब कुंभ नहीं हुआ, चाहे वो मुगलों का शासन रहा हो, चाहे अंग्रेजों का रहा हो, या कभी भी। आप कहते हैं कि ये सनातन की ताकत थी, तो भाई हम यही नहीं कह रहे हैं कि भारत का स्व कभी मरा नहीं। आप बुजदिल थे, आप अंग्रेजों की दलाली करते थे, इसलिए आपको लग सकता है। आपको उस समय आजादी में आपका कोई योगदान नहीं था, न इस आजादी में योगदान था, न आंदोलन में आपका कोई सहभागिता थी, इसलिए आपको लगता है कि देश आजाद हुआ। अब बात आती है भाजपा की और राम मंदिर की। भाई निखिल जी, अब नाउ इट्स टू मच। आते हैं निखिल जी, नाउ इट्स टू मच। आते हैं धनंजय, नाउ इट्स टू मच। निखिल जी, नाउ इट्स टू मच। नाउ इट्स टू मच।
चाटुकारिता, राजनीतिक चाटुकारिता करते करते कांग्रेस के इतने निचले और छिचले स्तर पर निखिल जी स्वभाव के विपरीत धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास। धनंजय जी निखिल जी स्वभाव के विपरीत विषय, मेरे विषय के स्वभाव के विपरीत। धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास। इतनी घटिया और छिछले और निचले स्तर पर कोई व्यक्ति चला जाए, इतना अगर गिर जाए तो उठाने का कोई जगह ही नहीं बचे, तो बीच में आना। धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास। धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास। राहुल जी के बयान पर मैं बोल देता हूँ। नहीं, दरअसल संदीप जी 84 के पहले भारतीय जनता पार्टी। सुनिए धनंजय जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं संदीप जी एक चीज और, संदीप राहुल जी के बयान पर संदीप जी, राहुल जी ने कहा, ये जो प्रीलॉग करते हैं इतना लंबा चौड़ा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया, आपने कितना लंबा चौड़ी उसकी वो की। नहीं, ठीक है, विनोद जी ने एक स्टेटमेंट बनाया, मैं उस पर जवाब दिया, और एक राहुल जी की बात पर मैं बोल देता हूँ। अच्छा, आप धनंजय जी का सुन लीजिए। ठीक है, आप धनंजय जी का सुन लीजिए, इसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। धनंजय जी का सुन लीजिए। ठीक बात। नहीं, आप फिर बाद में कहिएगा। आप धनंजय जी का सुन लीजिए। आपने तो अपना इतना समय ले ही लिया है। आप धनंजय जी का सुन लीजिए, इसके बाद हम आपके धनंजय जी का सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। निखिल जी, ये कांग्रेस नेता ही नहीं, मैं भी विनोद जी से सहमत हूं कि राहुल गांधी को कुंभ और प्रयाग की जाने की जरूरत नहीं है। उनके लिए चुल्लू भर पानी ही पर्याप्त है। जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इस स्टेटमेंट के बाद चुल्लू भर पानी ही उनके लिए बहुत हो जाता है। इंडियन स्टेट का हिंदी में क्या अर्थ है? भारतीय राज्य। भारत एक संघीय गणराज्य, इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 4 पिलर पर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, चारों पर टिका हुआ। आप बताएं, जो आदमी कह रहा है कि मुझे भारत से लड़ना है, भाजपा से लड़ते लड़ते जो भारत से लड़ रहा है और वो संसद में बैठा हुआ है। अर्बन नक्सल तो पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई पाकिस्तान लड़ रहा है, जो विदेशी मुल्क है वो लड़ रहा है। और जब देश का एलओपी कहे कि मुझे इंडियन स्टेट से मेरी लड़ाई है, तो समझ लीजिए कि बात कहां पर आई है। यह दिल की बात है जो जबान तक आई है। ये आदमी देश का दुश्मन है और इसने इस बात की तस्दीक खुद की है, खुद इसने घोषणा की है कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। आज उसने अपने आप को, राहुल गांधी ने खुद को घोषित किया है कि वो भारत की संप्रभुता, एक संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ लड़ने वाला व्यक्ति है। वो उस मानसिकता का है जिस मानसिकता से देश के दुश्मन है। देश के दुश्मन की मानसिकता के साथ राहुल गांधी इस देश में रह रहा है, जो देश अक्षम्य अपराध है, एलओपी होने के लायक नहीं ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को या तो संसद उस पर कार्रवाई करे, न्यायपालिका कार्रवाई करे, कार्यपालिका भी इसको सुने, और विधायिक और पत्रकारिता, ये चारों खंभों की, चारों स्तंभों की जवाबदेही बनती है कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं इंडियन स्टेट से लड़ रहा हूं, तो उसके खिलाफ, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और शीघ्र से शीघ्रतम कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कुंभ की नहीं, विनोद जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की जरूरत है उस कांग्रेस को। कांग्रेस बैठक बंद से लेकर के तमाम अंग्रेज जी उसके सेक्रेटरी हुए, और जिन तमाम जो अकबर इलाहाबादी ने कहा ना कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, नेहरू के लिए कहा है, रंज लीडर को है मगर बड़े आराम के साथ। जिस जलवाए जलाल में लोग रहे और करते क्या थे, कहां से इतने पैसे आते थे, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। और जो तमाम क्रांतिकारी, जिन लाखों लोगों ने अपने प्राणों के, जिन्होंने फांसी चढ़ी, जिन लोगों ने सजाएं पाई, और दूसरी बात, संघ प्रमुख के लिए महाराष्ट्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उन पर डाक टिकट जारी करते हुए उनको कहा कि सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से शुमार किया। और ये कांग्रेस के कल पुर्जे कांग्रेस के, जो राहुल गांधी जैसे आदमी को, जो जॉर्ज पुनिया कहता है कि भारत के जो उमाम से मिलता है, जो तमाम तरह के देश के विखंडनकारी तत्व है, उसे राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? अब इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए और तुरंत इस पर शीघ्रतम कठोर से कठोरतम कार्रवाई करने की जरूरत है। ठीक है, संदीप त्रिपाठी जरूरी है। संदीप त्रिपाठी, एक चीज तो ये आप जो जवाब इस पर आप देंगे ही कि जो बार बार कहा जा रहा है कि भारत से लड़ाई लड़ेंगे, और दिल की बात जुबान पर आ गई। ये स्टेटमेंट्स बहुत देर से, इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, केवल धनंजय जी का नहीं। और दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा है, अब तो खुलकर बोले हैं, विदेशों में भी बोलते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अब शांति से सुनिए धनंजय भाई, सुनिए। अभी पहली बात तो जब हम इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से सहमत नहीं होती थी। आज कम से कम इस बात से सहमत है कि इंडिया भारत के जो है अलग अलग प्रदेशों से मिलकर बना है। बड़ी हमको खुशी हुई कि आप कम से कम इस पर आए। अब आते हैं भाई, एक बात बता दूं, कब असहमत है इस बात से? अरे सुनिए, नहीं, एक बात बताओ ना भाई, कोई इसका कोई संदर्भ होगा, कोई किताब होगी, कोई कोटेशन होगा, कहीं कुछ होगा ना? कहाँ? अरे मैं नहीं, कहाँ रेफरेंस दीजिए।
जो मन करे सो ठीक है, रेफरेंस दीजिए। राहुल गांधी रेफरेंस दीजिए संदीप जी, सारे के सारे राहुल जाएंगे। संदीप जी रेफरेंस दीजिए। उल्लू के दूम बताओ तो सही कि काम कहां क्या रेफरेंस है, कितना नंबर पेज पे कहां लिखा हुआ है। ठीक है संदीप जी, किसने कोट किया? ठीक है संदीप जी रेफरेंस दीजिए, फिर संदीप जी रेफरेंस दीजिए, फिर आगे बढ़िए। आई नीड रेफरेंस, कब कहा, किससे कहा, कहां लिखा, किसने कहा, मैंने कहा रेफरेंस। ये राहुल साहब बातें बंद करो। अच्छा संदीप जी, मैं आपको सवाल देता हूँ। अच्छा दोनों प्रवक्ता सर मैं आपको सवाल देता हूँ। संदीप जी देखिए, आप जिस नैरेटिव को लेके बढ़ रहे हैं आज, आप बचाव के मुद्रा में देखिए, आप अच्छे प्रवक्ता हैं। और मैं प्रयागराज कुंभ की बात इसलिए कहा था कि आप प्रयागराज से हैं। देखिए मैं आप ही को दे रहा हूं सवाल। आप प्रयागराज से हैं और हमसे आप बेहतर कुंभ को जानते हैं। नहीं, मेरा एक सवाल है, सुनिए, आप ही को दे रहा हूं, आप उलझिए नहीं। इंडियन स्टेट्स और स्टेट्स, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हुए आप कंफ्यूजन में मत डालिए। सीधी बात है कि भारत के ये आज के विचार नहीं है। भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और जब भारत को आप नेशन स्टेट में और सिविलाइजेशन स्टेट की बात करेंगे तब आपको समझ में आएगी भारत क्या है। भारत का जो विचार है, भारत सिविलाइजेशनल स्टेट है, जिसको आप सुनिए तो पहले, उसको आप नेशन स्टेट में जब लाते हैं तब आप इस तरह की बात करते हैं। भारत की एक सभ्यता की जो संस्कृति का जो ऐतिहासिक गौरव है, आप मोहन भागवत ने क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये समझे बगैर आपके अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि मोहन भागवत का निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपके जो पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, वो क्या अनाप शनाप बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या राम इस देश की पहचान है, इस देश की अस्मिता है? क्या इस राम मंदिर में, अयोध्या में रामलला विराजमान प्रतिष्ठा के दिन 2024 को नहीं लौटे? क्या उससे पहले कांग्रेस 50 साल के अपने शासन में राम को उस अयोध्या में नहीं ला सकते थे? ये विचार करते हुए जब भागवत कहते हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत के स्व, जिस बात को कह रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन था, और उस स्व को जगाने वाला आंदोलन जो है वो भारत के वैभव का आंदोलन था, भारत के संस्कृति को, भारत के विचार को जगाने वाला। तो आप इधर उधर की बात करते हैं। सवाल ये है कि राहुल गांधी को आप जब बात करेंगे, आपको स्टेटमेंट दिलाऊं, पिछले ही 3-4 महीने पहले वो अमेरिका गए थे एलओपी बनने के बाद, और वो कह रहे थे गुरुद्वारा में सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाता, वहां पे उसको कड़ा नहीं पहनने दिया जाता। ये कौन सा विचार है बॉस? ये कौन सा विचार है जब आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं कि यह जुडिशरी बिकी हुई है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, आप किन संस्थाओं को छोड़ते हैं? ये संस्थाओं का अपमान करना राहुल गांधी के फितरत में शामिल हो गया। ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, कई सारे सवाल है आपके पास, कई सारे सवाल है, जवाब दीजिए। इधर उधर मत घुमाइएगा संदीप जी। नहीं, इधर उधर घुमाने की आदत नहीं है सर। ठीक। देखिए, पहली बात आपका ये कहना है कि राहुल जी ने ये कहा कि हमारी जो है यूनियन स्टेट और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं से लड़ाई है, तो बिल्कुल हम चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। वो दिख रहा है ना कि किस तरीके से हम कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती है। भारत की एक संस्था है, भारत वो राज्य का, भारत का हिस्सा है, और किस तरीके से जो संस्थाएं थी जो कि एक पैरेलल चलती थी, भारत सरकार के पैरेलल, वो उनकी निगरानी भी करती थी। इमरजेंसी याद है आपको? लेकिन किस इमरजेंसी याद है? क्या आप मुहावरा सा बना रहे हैं? आप इंडियन स्टेट की बात करते हैं। बीजेपी ने इसमें कहा था उस समय में किसी पार्टी ने कि हमको इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी है। इंदिरा गांधी ने कहा इमरजेंसी, आपको याद है? इससे बड़ा कभी भारत में कांड हुआ था क्या? आप अपने उस बात को आप कहिए कि राहुल गांधी ने बड़ी गलती की है और इस राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए इस स्टेटमेंट के लिए। ये बात आप कहने रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा बात सुधार रहे हैं। विनोद जी सुनिए, अभी आप आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल एक संवैधानिक हिस्सा था, और जेपी जी ने सेना का आह्वान किया था, क्या करना चाहिए था उस समय की सरकार को। आज अगर कांग्रेस या कोई विपक्ष का नेता सेना का आह्वान कर दे कि सरकार के खिलाफ खड़े हो, तो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के आह्वान तो किया ही। अब सेना बची है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही तो होता है। अब कह दिया कि भारत के खिलाफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट नेशन। कुछ भी नहीं बचा ना। देखिए, जब इंडियन स्टेट चाहिए दिया तो बचा क्या? आपने सच में अगर एक इंडियन स्टेट की बात कर दी तो सबको लपेटे में ले लिया।
वो चड्डी इंडियन स्टेट कहने पर तो सबको आ गया ना उसमें। जैसे ही राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट कहा फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो सेना भी आ गई, सब कुछ आ गया, सारा कुछ इसमें आ गया। जब आपने संविधान को खुला, और पहले की आदत है, कोई नई आदत तो है नहीं, ये आदत कोई नई नहीं लगी है, ये बच्चे को बिगाड़ कर रखा गया है। जब कैबिनेट का ठीक है संदीप जी सुन लीजिए, पूर्ण तिथि और जयंती बता दीजिए। अब जयंती और पुण्यतिथि की बात कहां से करने लगे? आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? आप बताइए कैसे डिफेंड करेंगे? आप उतनी देर से इधर उधर की बात कर रहे हैं। सुनिए संदीप जी बहुत जोर जोर से चिल्लाने से मेरी बात सुनिए। बहुत संदीप जी बहुत जोर जोर से एक तरफा चिल्लाते रहने से झूठ जो है वो सच नहीं हो जाएगा। इसलिए बात सुनिए। अरे सुनिए, बात सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका सीधा सीधा जवाब दीजिए। आप इधर की बात उधर की बात, ये करिए वो माफी मांगे वो इमरजेंसी, कहां तक जा रहे हैं आप जवाब दीजिए इस बात का। भारत से लड़ना है क्या? भारत से लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी? क्या इस देश के खिलाफ जंग छेड़ेंगे? मैं जवाब दे रहा हूं। बिल्कुल भारत से लड़ाई की बात उन्होंने कहा। अब ये देखिए जवाब कैसे दें? चलिए धनंजय जी को सुन लेते हैं। ठीक है एक सेकंड सब रखिए, एक सेकंड। अरे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए भाई, कुछ कहना चाह रहे होंगे, एक स्टेटमेंट कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे सुन लीजिए, अभी है समय, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं धनंजय जी। मैं संदीप जी को अरे संदीप जी आपको पूरा मौका देंगे, थोड़ा शांत हो जाइए। एक कुछ कोई ऐड ऑन करना चाह रहे हैं धनंजय जी, सुन लीजिए। जितनी देर आप चिल्लाए उतनी देर में तो अपनी बात कर चुके होते जी। निखिल जी वही बता देता हूँ जो पूछ रहे हैं, वही बता देता हूँ पहले जो पूछ रहे हैं। नहीं पहले क्या वही बताएं, फिर आपकी बारी खत्म। संदीप जी सुन लीजिए, अगर आप इनके ऊपर बोलते रहेंगे तो आपकी बारी खत्म। फिर आपने जो पूछा सवाल उनका जवाब ले लूं? पहले इन्हीं का जवाब दे देता हूं। निखिल जी पहले इन्हीं का जवाब देते। ठीक है। संघ के आद्य संचालक पूजनीय का जन्म 1 अप्रैल 1889 को हुआ था। उस दिन वर्ष प्रतिपदा थी, 9 वर्ष का शुभारंभ हो रहा था। उनका देहवासन हुआ 21 जून 1940 को। और जब संघ को आप जानना चाहते हैं तो संघ को संघ कागज से नहीं जाना जा सकता है, टेलीविजन से नहीं जाना जा सकता है। संघ को जानने के लिए संघ की शाखा में आना होगा, संघ का संघ तिलक लगाना होगा, और संघ तिलक जब लग जाएगा तो ये कांग्रेस का कलंक आपका धुल जाएगा। कांग्रेस का जब संघ, भाई साहब एक मिनट, गजब बात है। आपने जो पूछा उसका जवाब तो ले लो भाई मेरे। तुझको धीरज रखो, बेचैनी है, मिर्गी उर्गी है क्या? जूता सूंघिए, जूता मिर्गी ठीक हो जाएगी। जूता सूंघिए, मिर्गी ठीक हो जाएगी। जूता सूंघो अपना, मिर्गी ठीक हो जाएगी। पहली बात तो सुनो मेरे भाई। नहीं इस तरह के स्टेटमेंट्स न दीजिए भाई। देखिए व्यक्तिगत वार मत करिए, एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल मत होइए। नहीं धनंजय जी, एक दूसरे के खिलाफ पर्सनल मत होइए। और संदीप जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। आप सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। धनंजय जी कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं, जल्दी से खत्म करिए आप। नहीं निखिल जी, मैं एक बात सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि जब मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूं तो फिर बीच में क्यों उकला रहे? क्या परेशानी? नहीं उनको कह दिया, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं। संदीप जी बीच में नहीं बोल रहे हैं, मैंने आपकी तरफ से कह दिया, वो बीच में नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, आप बहुत जल्दी से खत्म करिए, 1 मिनट में धनंजय जी। अरे शांत हो जाइए, आप ही के हम कह रहे हैं, आप ही का फेवर ले रहे हैं, आप हमारी से। आप 1 मिनट शांत हो जाइए संदीप जी। इसके बाद गूगल कर लीजिएगा मेरा नाम, मैंने संघ के द्वितीय सरसंचालक में PhD की और किताब भी लिखी है, फिर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। संघ का जब तिलक लग जाएगा तो ये कांग्रेस का कलंक मिट जाएगा। संघ को जानने के लिए संघ की शाखा में आना होगा, फिर आप भी भारतीयता के मूल भावना से जुड़ पाएंगे। अभी जितना बार आप संघ कहेंगे उतना आपके अंदर सुधार चेतना जागृत होने लगेगी। और इसी भारत जो एक संघ है, इस पर पहले राहुल गांधी ने हमला किया है, भारतीयता पे हमला किया है, भारत पे हमला किया है। और भारत के विदेशी शक्तियां जो नहीं बोल पा रही वो राहुल गांधी ने बोला है। इसकी कुत्सित मानसिकता को और इस बिगड़े हुए बोल को और इस घटिया विचार को आप सीधे अर्थों में राहुल गांधी को देशद्रोही या तो स्वीकार करिए या फिर कांग्रेस का तिरस्कार करिए। इसमें तीसरे के लिए कोई जगह बचती नहीं है। अब राहुल गांधी ने पहले भी किया है ऐसा और ये लगातार करते रहे, जबकि उन्होंने कैबिनेट के नोट को फाड़ा। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी जहां होंगे उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी कि भाई ये देखो, इसका असली चरित्र सामने आ गया। कल तक इसने मेरे नोट को फाड़ा था, आज इसने अपना ही नोट सामने रख दिया कि मैं राष्ट्र का द्रोही हूं, मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने वाला हूं, भारत विरोधी तमाम शक्तियों से मिलता जुलता हूं, क्योंकि मैं भारत के संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ एक युद्ध में हूं। और ये राहुल गांधी ने अपनी बातें सामने रख दी है।
सीधी बात यह है कि आप उनकी बात का समर्थन करते हैं, माफी मांगते हैं, या ऐसे देशद्रोही बयान के साथ आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो सीधे शब्दों में बताने का प्रयास करें। और सब संघ के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, तो संघ कैसा, तो संघ जैसा। जैसे हिंदी में अन्योन्य अलंकार में पढ़ाया जाता है कि राम रावण युद्ध कैसा, तो राम रावण युद्ध जैसा। महाभारत का युद्ध कैसा, महाभारत के युद्ध जैसा। आकाश कैसा, तो गगनोपकार। संघ कैसा, तो संघ जैसा। संघ को समझने के लिए अभी बहुत समय लगेगा आपको। राहुल गांधी के कई पीढ़ियां गुजर गई संघ को समझने में, वो नहीं समझ पाए। और एक्सीडेंटल हिंदू का ये परिवार आज जिस ढंग से एक्सीडेंटल, ये आज एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंसिडेंटल भी नहीं है, ठीक है, ये इंटेंशनल है कि राहुल गांधी ने कहा है आपकी बात आ गई, मैं भारतीय राज्य के खिलाफ हूं। ठीक है धनंजय जी, बात आ गई। अब मैं चाहता हूं संदीप त्रिपाठी, बहुत जो सवाल आपसे पूछे गए हैं इधर उधर की बात करने के बजाय सीधे जवाब दीजिए। जो विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी बोलते हैं, ये कहा जाए कि जो विदेशी शक्तियां, मार्क जुकरबर्ग ने अभी देखिए मेटा का आ रहा है माफी मांग ली है, तो वो लोग जो कह रहे हैं दरअसल वही राहुल गांधी कह रहे हैं। तो अगर बीजेपी या दूसरे लोग सवाल उठा रहे हैं तो गलत कहां है? मैं बिल्कुल बताता हूं सर। देखिए सर, राहुल जी भारत में हैं अभी तो मौजूदा समय में, और अमित शाह खूब अनुभव है, उनको तड़ीपार भी रहे हैं, मतलब हर तरीके का कानून का अनुभव है, सारी जानकारी है, बड़े मजबूत अपने आप को। आप वही बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पे सवाल है, आप दूसरे पे जवाब है। ठीक है चलिए, मैं आपको, आप जवाब दीजिए। आप जवाब दे नहीं पा रहे हैं दरअसल, इसीलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना कह रहा हूँ निखिल जी कि अगर राहुल जी ने, आप कह रहे हो कि देशद्रोही वाला काम किया है, तो सरकार आपकी मजबूत है, आप उन पर खड़िया जेल भेजिए, लेकिन टिकियाइए मत, मुद्दे से मत भागिए कि किस तरीके से आपने सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो राहुल जी उठा रहे हैं उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग के आयुक्त की नियुक्ति के लिए आपने संविधान में संशोधन किया, जिसमें आपने नया सीट को बाहर कर दिया। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं, कोई संशोधन नहीं किया, कोई संशोधन नहीं किया। देखिए गलत फैक्ट्स मत रखिए। और मैं आपको बताऊं, यही बात जॉर्ज सोरोस भी कह रहे हैं, यही बात अभी जुकरबर्ग ने भी कही थी, और यही बात सारी जो भारत विरोधी संस्थाएं हैं वही कह रही है। आप ये सुनिए संदीप जी, मैं वंस फॉर ऑल, मैं ये कह रहा हूं कि यही सारी बातें तो जो देश विरोधी लोग हैं वही कह रहे हैं। लोकतंत्र नहीं है इस देश में, लोकतंत्र नहीं है। और राहुल गांधी खड़े होकर के यहां कह रहे हैं मैं देश के विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। लोकतंत्र नहीं तब भी कह ले रहे हैं, मतलब ये कैसी बात है? लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ खतरे में है, मीडिया बिक गई है, उसके बावजूद आप खड़े होकर इस देश में इसी देश को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ आप बोल नहीं सकते। फिर भी आप कह रहे हैं कि आजादी नहीं है। त्रिपाठी जी, आप सीन को बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं लास्ट जवाब नहीं है इसलिए कंफ्यूज नहीं है। विनती कर रहा हूं, सुनिए मैं एक विनती कर रहा हूं। जवाब है नहीं, जवाब की बात सुन लीजिए। बहुत इलेक्शन कमीशन कम से कम 7-8 बार आपने एक चीज मैं आपसे विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आप एक और सुन लीजिए। आप जो आपके सारे सवाल का जवाब मेरे पास है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का, आप थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये इलेक्शन कमीशन के लिए ये कमेटी की बनी हुई थी। उससे पहले तो सुप्रीम, आपने इलेक्शन कमीशन का कांग्रेस के दौर में देखा है, प्रधानमंत्री ये सब जानते हैं। देखिए ऐसा नहीं है विनोद जी, ये सब जानते हैं कि इसके पहले इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति कैसे होती थी। अब का प्रोसेस जो है, दूसरी बात इस पे बाद में करेंगे डिस्कस। देखिए मैं दूसरी चीज बता रहा हूँ, आप सुनिए, आप दूसरी चीज बता रहा हूँ। सवाल ये है कि राहुल गांधी का जिस दिन से ये मोहब्बत की दुकान वाली भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, संदीप जी, पहला पोस्टर क्या था आपको याद है? आपको याद नहीं है तो मैं याद करा दूं आपको। पहला पोस्टर था जो संघ के जो गणवेश हैं उसको जलाते हुए पहला पिक्चर डाला गया था। अब किसके लिए मैसेज देते हैं? मोहब्बत की दुकान में ये नफरत कैसी थी कि खाकी गणवेश को एक जलाने वाला पोस्टर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में तस्वीर बनी थी, याद नहीं होगा आपको? तो सवाल ये है कि आप किसको खुश करना चाहते हैं? ठीक है, आप जब संघ पे प्रहार करते हैं तो आप इस तरह से एक नैरेटिव बनाते हैं कि आप दूसरे साइड में ये मैसेज देते हैं कि संघ पर प्रहार करते मेरे पास समय आज बस इतना ही है। विनोद जी समय बस इतना ही है, लेकिन संघ पर प्रहार करते दुख की बात है। विनोद जी समय नहीं है, बनाते आज आप इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि संघ पर या प्रधानमंत्री पर या अमित शाह पर
या बीजेपी पर प्रहार करते करते, आरएसएस पर प्रहार करते करते आप कब देश पर प्रहार करने लगते हैं आपको पता ही नहीं चलता। उसके बाद फिर आप जब यहां बैठते हैं तो आप नैरेटिव गढ़ने के लिए कि नहीं नहीं देखिए किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग हाथ से ले लिया। पहले चुनाव आयोग क्या था, आपके समय में चुनाव आयोग क्या था, कैसे नियुक्तियां होती थी, उस तरह की बातें मत करिए। और मैं इस बात का मुझे मलाल रहेगा कि आपसे इतनी बार इतना मौका दिया गया संदीप जी, लेकिन आप जवाब नहीं दे पाए, शायद इसलिए क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। आपको बहुत शुक्रिया करूंगा क्योंकि अब इस चर्चा में हमारे पास वक्त नहीं है। बस धनंजय जी आपका भी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे काशी तमिल संगमम, महान संस्कृतियों का संगम। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात होगी काशी तमिल संगमम 3.0 यानी काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की, जो कि महान संस्कृतियों का संगम है। देश के दो महान शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी का सदियों पुराना संबंध रहा है। पीएम मोदी ने इसे काशी तमिल संगमम के जरिए उत्सव का रूप दिया है। काशी तमिल संगमम 3.0 में रजिस्ट्रेशन के लिए शिक्षा मंत्री ने आज वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस साल काशी तमिल संगमम 15 से 24 फरवरी तक चलेगा। यह संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस बार संगमम की मूल थीम ऋषि अगस्त जी के ऊपर रखी गई है। इस बार काशी तमिल संगमम का मुख्य कार्यक्रम काशी के नमो घाट होगा। इसके अलावा अतिथि अयोध्या और प्रयागराज भी जाएंगे। कार्यक्रम के केंद्र बिंदु युवा ही रहेंगे, जिस प्रकार से पिछली 2 बार रहे थे। तमिलनाडु और काशी के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम करेगा काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम के जरिए बड़ी संख्या में लोग काशी पहुंचते हैं। उन्हें भारत की विविधता और सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचय दिलाया जाता है। कह सकते हैं कि ये उत्तर और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का एक उत्सव है, जिसको एक महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि काशी तमिल संगमम 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा, जिसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Officially announced the commencement of much anticipated third edition of Kashi Tamil Sangam, an event that celebrates the timeless bond between the vibrant cultures of Tamil Nadu and Kashi. The registration portal kashitamil.iitm.ac.in is now live. मित्रों, ये काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना की एक पंखुड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की विविधता को और उसके अंदर जो कनेक्टेडनेस है, जैसे कि काशी और तमिल सभ्यता, तमिल भाषा, तमिल संस्कृति, इसी को पुनर्जीवित करने के लिए to rekindle the old heritage spirit of these two part of our country, Prime Minister Narendra Modi envisioned the Kashi Tamil Samagam. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ जुड़े हुए हैं। निशांत, काशी तमिल संगमम 3.0 किन मायनों में खास रहने वाला है, और खास तौर पर जब बात दो संस्कृतियों के मिलन की होती है, काशी और तमिल, किस तरह से देखेंगे इस बार तीसरा जो काशी तमिल संगमम है, कैसे खास होने जा रहा है? जी निखिल, देखिए ये जो काशी और तमिल, ये प्राचीन भारत में जो ज्ञान और संस्कृतियों का के महत्वपूर्ण केंद्र दो रहे हैं, और प्रधानमंत्री की पहल पर 2022 में काशी तमिल संगमम की शुरुआत हुई थी, और जिसके ज़रिए जो दोनों देशों की जो संस्कृति है, भाषा है
जो ज्ञान परंपरा है उसको, एक जो पुराना बॉन्ड रहा है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। 2022 में पहला संस्करण हुआ, 2023 में दूसरा संस्करण हुआ और अब 15 फरवरी से इसका काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। क्या खास है उसके बारे में बात करें तो इस बार की जो थीम है वो महर्षि अगस्त्य है, क्योंकि उनका जन्म, अगस्त्य ऋषि का जन्म जो है वो काशी में हुआ था, लेकिन वो संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा के भी विद्वान थे और उन्हें तमिल का आदि व्याकरणाचार्य कहा जाता है। उन्होंने संस्कृत में भी किताबें लिखी, उन्होंने तमिल में भी किताबें लिखी और जो तमिल जो राजा थे, चाहे चोल वंश के थे चाहे पांड्या वंश के थे, उनके वो कुलगुरु भी थे। तो जो काशी और तमिल के बीच का जो बॉन्ड है उसके सबसे बड़े जो प्रतीक हैं वो महर्षि अगस्त्य हैं। तो ऐसे में इस बार की जो थीम है जो काशी तमिल संगमम की, वो महर्षि अगस्त्य ही हैं और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो कार्यक्रम होंगे वहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और मुख्य कार्यक्रम जैसा कि हमने बताया कि वो काशी के नमो घाट पर होगा और जो 1200 डेलीगेट्स तमिलनाडु से आएंगे वाराणसी में, वो वाराणसी के अलावा, काशी के अलावा वो अयोध्या भी जाएंगे और प्रयागराज भी जाएंगे, क्योंकि अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ये पहला काशी तमिल संगमम है, तो उन्हें अयोध्या भी ले जाया जाएगा, वहाँ का वो भ्रमण करेंगे। और उसके अलावा वो अभी आपको मालूम है कि प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तो एक दिन के लिए वो महाकुंभ में भी जाएंगे, वहाँ भी स्नान करेंगे। तो जो 1200 जो लोगों का जो डेलीगेशन है उनमें छात्र हैं, शिक्षक हैं, लेखक हैं, किसान हैं, उद्यमी हैं, महिलाएं हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, मुद्रा लोन की लाभार्थी महिलाएं हैं वो हैं। उसके अलावा जो स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो सब इसमें शामिल होंगे। और कुल 10 दिनों का जो कार्यक्रम है उस दौरान हमें काशी और तमिल की जो संस्कृति, उनका प्राचीन ज्ञान विज्ञान, सभ्यता, खान पान, इन सब का एक समागम हमें देखने को मिलेगा जो अपने आप में काफी अद्भुत होगा। जी, निश्चित तौर पर अद्भुत होगा तीसरा ये संस्करण काशी तमिल संगमम का। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए निशांत सौरभ। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।